Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and today we will discuss about paraphrasing. But before starting, please subscribe my channel. अगर आपको मेरा teaching style and content अच्छा लगता है, it motivates me to work even harder. So let's proceed. सबसे पहले आपको जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि पैराफ्रेजिंग होती क्या है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये पैराफ्रेजिंग बेसिकली आपके हर एक राइटिंग टास्क में यूज होगी, चाहे वो आइल्स का हो, पीटीई का हो, टोफेल हो. जब भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो, कोई ऐसे लिख रहे हो, सो हमेशा आपको पैराफ्रेज करना पड़ेगा. पैराफ्रेज मतलब होता है एक फ्रेज आपको दिया हुआ है, उसको मिक्स एंड मैच करके लिखना है. अगर सिंपल सेंटेंसेस दिए तो उन्हें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है. ठीक है, अब हमने क्या करना है, पैराफ्रेज का मतलब खाली ये नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर सेंटेंस ले लिया, वो सेम सेंटेंस में वर्ड्स चेंज कर दिए पर स्ट्रक्चर सेम रहने दिया. दैट इज नॉट एट ऑल पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग वो होती है जब हम वर्ड्स चेंज कर देते हैं. हमारे पास सपोज एक सेंटेंस में 3 to 4 ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं. सो वी विल रिप्लेस सच वर्ड्स विद सिनोनिम्स. So this is one part of paraphrasing. Another thing that we use is changing the structure of sentence from simple to complex, complex to complex compound. So we change the structure of the sentence. Along with this, we use various connectors to do this thing. ठीक है, अब various connectors use करना तभी complex या compound होगा, जैसे कि however, although, while, whereas, ठीक है, as well as. अब हम क्या कर रहे हैं, we are using various connectors. ठीक है, अलॉन्ग विद कनेक्टर्स कॉम्प्लेक्स में चेंज कर रहे हैं, वर्ड्स चेंज कर रहे हैं. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड दिस इज द मेन मोटिव ऑफ पैराफ्रेजिंग. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. आई मेक 2 वीडियोस ऑफ पैराफ्रेजिंग. दिस इज द पार्ट 1 जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पैराफ्रेज करना कैसे है विद 1 एग्जांपल. आई ऐड अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको 3 to 4 एग्जांपल्स दूंगी, जिसके थ्रू देखो हमें 7+ बैंड चाहिए, 7.5 चाहिए, 8 चाहिए, तो सिंपल लैंग्वेज से कभी नहीं आएगा. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस डेफिनेटली यूज करने पड़ेंगे. तो उसके लिए हम पैराफ्रेजिंग करते हैं. ओके, आई बिलीव पैराफ्रेजिंग समझ आ गई है क्या है. ठीक है, नाउ प्रोसीड फर्दर. कि एक एग्जांपल है यहाँ पे, schools should teach children good behavior and introduce ideas of right and wrong. It should not be left only to parents. Okay, अब इन्होंने बोला है, इसका मीनिंग क्या है. वो कह रहे हैं कि स्कूल्स को ही गुड बिहेवियर, स्कूल्स को गुड बिहेवियर चिल्ड्रन को एंड राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस बताना चाहिए. ये ड्यूटी खाली पेरेंट्स की नहीं है. इट शुड नॉट ओनली बी लेफ्ट टू पेरेंट्स. इट शुड नॉट ओनली बी लेफ्ट टू, खाली पेरेंट्स की नहीं है. स्कूल में भी तो बच्चा होता है ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स. तो इट्स नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, ये दोनों की ड्यूटी है. अब इस पर्टिकुलर ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, आगे उन्होंने पूछ लिया डू यू एग्री और डिसएग्री. तो चलो एग्री डिसएग्री वाला तो ये इंट्रोडक्शन का एक बेसिक पार्ट है. जब तक हमें किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी ऐसे राइटिंग में इंट्रोडक्शन करना है, तो हमें सबसे पहले पैराफ्रेजिंग, जनरल स्टेटमेंट एंड पैराफ्रेजिंग करनी पड़ेगी. सो व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पैराफ्रेजिंग एंड जनरल स्टेटमेंट क्यों करनी है. We are writing this particular things in our own words but making it more complicated. Okay, अब इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ही मीनिंग सब कुछ डिट्टो सेम होना चाहिए. होना क्या चाहिए, सिमिलर होना चाहिए मीनिंग. ओके, बिल्कुल सेम मीनिंग के लिए नहीं, विल गो फॉर सिमिलर मीनिंग के लिए. अब इसको कैसे हम कर सकते हैं, पहले इसमें गो टू द वर्ड्स. स्कूल्स की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, 1 वर्ड. सिनोनिम वाली टेक्निक पहले हम देख रहे हैं. नेक्स्ट, टीच की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, चिल्ड्रन की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं. फिर गुड बिहेवियर के लिए, ठीक है, राइट एंड रॉन्ग के लिए. एंड इट शुड नॉट बी ओनली, मतलब वो कह रहे हैं कि ये दोनों की ड्यूटी है, एक की ड्यूटी नहीं है. तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे. देखो, अब ये एक पर्टिकुलर चीज है, इसमें जरूर आप ऐसा लिख सकते हो कि इन स्कूल्स चिल्ड्रन स्पेंड हाफ ऑफ देयर टाइम. So schools should teach moral values, but it is not only the responsibility of schools. Parents and schools both should participate in inculcating values in children. अब हमने क्या कर दिया, parents as well as schools both should participate in inculcating moral values in children. एक सेंटेंस मैंने ये बना दिया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है.
पर मैंने एक सेंटेंस बना दिया जो मुझे लगता है कि मैं इजीली बना पाऊंगी, बट इजीली बना के 6 एंड 6.5 मैक्सिमम आ जाएंगे। 7, 7.5 और 8 के लिए तो हमें प्रॉपर पैराफ्रेजिंग करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली स्कूल्स की जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। टीच की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टीच करना क्या होता है, पास ऑन करना कोई नॉलेज, ठीक है। गिव, आप पढ़ा रहे हो, कोई नॉलेज उन्हें दे रहे हो, वो हो गया। इम्पार्ट हो सकता है, सो वी कैन यूज वेरियस वर्ड्स फॉर टीच ऑल्सो। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे इम्पार्ट लिख दिया। नाउ नेक्स्ट इज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज एडोलसेंट्स, ये तो बहुत बार सुना होगा, टीनेजर्स यूज कर सकते हो, एडोलसेंट्स यूज कर सकते हो। तो हम एक सिनोनिम यूज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया सिनोनिम इज सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली सेम। सो मैंने लेट्स सी, मैंने एडोलसेंट यूज करा, एडोलसेंट्स, ओके। अब नेक्स्ट, गुड बिहेवियर एंड राइट और रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग क्या होता है, मॉरल वैल्यूज उन्हें देना, उन्हें सोशल वर्च्यूज बताना। तो हम इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमने सिनोनिम तो चेंज करे, पैटर्न भी चेंज करना है, स्ट्रक्चर भी चेंज करना है, विदाउट अफेक्टिंग द मीनिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट। सो व्हाट इज हैपनिंग कि ज्यादातर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीनिंग ही पूरा बदल दिया, एक बेसिक मीनिंग थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, दैट्स अनदर थिंग, बट अगर पूरा ही मीनिंग चेंज हो गया, दैट्स नॉट राइट, वो गलत पैराफ्रेजिंग होगी, ठीक है। इट शुड नॉट बी ओनली लेफ्ट टू पेरेंट्स। सो नॉट बी ओनली मतलब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो इट इज नॉट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, स्कूल्स शुड यूनाइट विद पेरेंट्स टू टीच मॉरल वैल्यूज टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चिल्ड्रन की जगह स्टूडेंट्स भी हो सकता है, बट यहाँ पेरेंट्स की बात आ रही है तो उनके लिए एडोलसेंट्स होगा, इसीलिए वी हैव यूज्ड। अब आपको आई बिलीव ये समझ आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ। अब मैं बताऊंगी जो एग्जैक्ट इसकी पैराफ्रेजिंग हम कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं। सो इट इज द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैंने शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों यूज करा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था नॉट बी ओनली, खाली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्कूल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मतलब दोनों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यहाँ पे क्या आ गया, इट इज द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अब बोथ पेरेंट्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, फैमिलीज, स्कूल्स की जगह पे क्या लिख दिया, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब हमने पैराफ्रेजिंग कर दी, डिफरेंट वर्ड्स यूज कर दिए। So it is the shared responsibilities of both families and educational institutions to impart। impart मैंने क्यों यूज करा, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर टीच की जगह पे, impart moral values, moral values good and bad, right and wrong के बीच में डिफरेंस बताने के लिए, to impart moral values and social virtues, basically social responsibilities, social duties, social virtues हम to the adolescents। सो नाउ अगर आप ये पढ़ रहे हो और एक बेसिक सेंटेंस खुद बना रहे हो कि पेरेंट्स अलोंग विद स्कूल्स शुड गिव मॉरल वैल्यूज, शुड टीच मॉरल वैल्यूज टू द चिल्ड्रन, वो बेटर है कि ये बेटर है। सो नाउ यू नो द डिफरेंस कि हमें किस तरीके से पैराफ्रेजिंग करनी है। ओनली टू थिंग्स, मेजर टू थिंग्स, फर्स्ट इज सिनोनिम्स एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देना उसे, और कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए वी कैन यूज वेरियस कनेक्टर्स। आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा पैराफ्रेजिंग एग्जैक्टली क्या है। सेकेंड पार्ट में मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी, उससे आपको पता चल जाएगा। अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी यूज्ड इन वेरियस अदर क्वेश्चंस आल्सो, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऐसे बात आती है, जैसे देयर वाज अ क्वेश्चन आई रिमेंबर कि इट इज नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ अ मदर टू टीच मॉरल वैल्यूज टू द चाइल्ड। ये खाली मदर की ड्यूटी नहीं है कि चाइल्ड को मॉरल वैल्यूज देना, फादर शुड बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। कि एक चीज में मदर की नहीं है, दोनों की ड्यूटी है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली मेंशन कर सकते थे, बिकॉज हमें इट इज द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द पेरेंट्स, क्योंकि वहां मदर फादर आया था, बोथ द पेरेंट्स टू टीच moral values to their children, to inculcate moral values in their children. So I believe आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। Thanks a lot for watching my videos. If you like the video and you find it useful, please share it with your friends. Thank you.